हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में जलवायु। तो हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में जलवायु। उससे पहले चीज़ें जो हम लोगों ने देखा है वो क्लासेस आप अच्छी तरह से देखेंगे, तभी आपको सारी चीज़ें एक क्रम से समझ में आएंगी। तो टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश में जलवायु। मध्य प्रदेश में जलवायु, ठीक। अब इसको समझने से पहले आप कुछ बातें समझ लें कि जो जलवायु है तो आखिर ये क्या है। तो जलवायु को समझने के लिए हमें समझना होता है मौसम, ठीक। और इससे भी ये होता है वेदर, इसे बोलते हैं हम क्या, वेदर। और इसे बोलते हैं क्लाइमेट, ओके। और एक होता है सीजन, क्या है, सीजन यानी ऋतुएं, ठीक है, ऋतु। तो अब समझें कि जो जलवायु है यह मौसम का दीर्घकालिक रूप है। तो हमें समझना है कि आखिर फिर मौसम क्या है। तो तापमान, किसी क्षेत्र का तापमान, वहाँ का वायुदाब, क्षेत्र में वर्षा इत्यादि जो आपको दिखाई देती चीज़ें जो मौसमी होती हैं, इन सभी में शॉर्ट टर्म की यानी कि लघुकालीन जो परिवर्तन है, परिवर्तन, इसे हम परिवर्तन को ही मानसून कहते हैं। को क्या कहते हैं, मानसून या वेदर। तो ये मानसून है और वेदर है, ठीक। तो वेदर क्या हो रहे हैं, ये समय समय से परिवर्तित हो रहे हैं। बात समझ आ रही बात को आपको। तो मौसम में होने वाले छोटे मोटे जो परिवर्तन है तुरंत तुरंत चेंज हो रहे हैं, तो वो होते हैं क्या, वेदर, मानसून। इन्हीं को हम मानसून। अब याद रखना कि ये वेदर क्या है, वेदर एक यूनिट है जो कि छोटे छोटे समय में बदलती है। तो इसी का ये संपूर्ण जो एक डे का योग हो यही मानसून है। मतलब कि जैसे कि आज वन डे है, मानो कि आज हम लेते हैं संडे, ठीक, कोई भी एक डे हुआ। और इधर मॉर्निंग में आपका टाइमिंग कुछ और हुआ, फिर यहीं आफ्टरनून में यही अलग हो गया, इवनिंग में अलग हो गया, ठीक। अब मंडे आया, मंडे को भी ये टाइमिंग मैच नहीं करेगी, अलग होगी, ये इससे ये डिफरेंस होंगी, इससे ये डिफरेंस होंगी। तो मतलब ऐसे ही ये क्या हो रहा, पर डे चेंज हो रहे हैं। तो जब ये चेंज हो रहे हैं तो इन्हीं चेंज को तो हम कहते हैं, यही चेंज है जो कि मानसून है, यहाँ का क्या है, मौसम है, ठीक। तो यही वो वेदर होता है। अब बात आपको समझ आई कि क्या है ये वेदर। तो आपने समझ लिया कि मौसम क्या है, जो वायुमंडल है या हमारी पृथ्वी है उसमें शॉर्ट टर्म में होने वाले परिवर्तन है ना। अब दूसरी बात क्या है कि यहाँ आपने समझ लिया। अब ऋतु जो है तो ऋतु इससे वेदर से बड़ी होती है। ऋतुएं क्या हैं कि एक टाइम बेस पर होती हैं और ऋतुओं का परिवर्तन आपको भी सन के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश में आपको 3 ऋतुएं मिलेंगे, ठीक, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु सॉरी। तो इतनी बातें ये समझिए आप। दूसरी बात हमने कहा मानसून। तो ये मानसून को एक बात याद रखना कि यह मौसम शब्द से बना है। किससे, मौसम शब्द है एक जो कि अरबी शब्द है। कैसा शब्द है, अरबी शब्द। तो ये अरबी के मौसम शब्द से बना है, तो इस बात को याद रखेंगे। वेदर आपने समझ लिया कि मानसून का ही छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं तो उनमें जो परिवर्तन हुआ तो उन्हीं कलेक्टिव को हमने मानसून कहा। अब ये मानसून में क्या होता है कि यहाँ जो मौसम ये चेंज हो रहा है तो होने वाले
ऋतुओं में परिवर्तन को मानसून कहते हैं। तो क्या हुआ, ऋतुओं या हवाओं में परिवर्तन। तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन, दिशा में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, इस बात को भी याद रखना है आपको। तो यहाँ आपको सिर्फ ये एक चीज़ याद रखना है इसमें कि ये मौसम याद रखना है आपको, ठीक। वेदर याद रखना है, छोटे मोटे परिवर्तन जो है एक दिन में, एक घंटे में, एक जो है तो आधे घंटे में हो रहा परिवर्तन है, वो मौसम है। मौसम से उसका थोड़ा कलेक्टिव किए हमने, तो क्या हुआ, ऋतुएं हुई। अब उन ऋतुओं में यानी कि साल में जो समय समय पर हवाओं में परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें हमने मानसून कहा। अब ये जितनी बातें हमने करी तो इन्हीं का यही वेदर जो है हमारा, ये जो वेदर है, इस वेदर का दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म, हम कहें कि लॉन्ग टर्म में जो चेंज हो रहा है, लॉन्ग टर्म में होने वाला औसत योग, औसत योग अब कहलाएगा जलवायु, ठीक। तो सारे शब्द को आप क्लियर रखें कि जलवायु क्या है, मौसम का दीर्घकालिक। मौसम क्या है, किसी क्षेत्र में, किसी जगह पे तापमान, वायुदाब, वर्षा इत्यादि में होने वाली परिवर्तन, हवाओं का मूवमेंट, ये जो कुछ भी हो रहा है। दूसरा मानसून क्या है, इसी वेदर से थोड़ा बड़ा और साल में जो हवाओं में हो रहे परिवर्तन हैं उसे हमने उसे हमने क्या कहा, मानसून कहा। तो मानसून हवा से संबंधित है, जो कि साल भर में होने वाली हवाओं में परिवर्तन है। दूसरा, ऋतुएं क्या हैं, मौसम से थोड़ा दीर्घकालिक है, ये एक टाइम फेज में होती हैं, सन के मूवमेंट के हिसाब से इनका परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ आनी चाहिए। तो चीज़ें हमने, 4 चीज़ें यहाँ समझी। हमने मानसून भी समझ लिया, हमने मौसम भी समझ लिया, हमने ऋतुएं भी देखी और हमने जलवायु को भी समझा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं हम कि जो ऋतुएं, जलवायु हैं तो ये कैसी हैं। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है, तो एक बार पूछा कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु यह है मानसूनी जलवायु। कैसी, मानसूनी जलवायु। तो अब आप समझे कि मानसूनी क्या है, क्योंकि भाई जैसे ये हमारा, मानो कि ये इंडिया है, ठीक। अब यहाँ से हवाएं जब इसको प्रतिक्षेपित करती हैं, तो ये हवाएं क्या हो रही, प्रतिक्षेपित हो रही हैं। यही तो उसके हवाओं में होने वाले जो परिवर्तन हैं, हमने क्या कहा कि हवाओं में हो रहे परिवर्तन को हम मानसून कहते हैं। और किसी क्षेत्र में हो रहे तापदाप, वर्षा में परिवर्तन, दीर्घ शॉर्ट टर्म के, उन्हें हमने मौसम कहा, ठीक। तो ये बातें आपको क्लियरली समझ आ रही। तो ये मानसूनी जलवायु है। तो अब हमारी यहाँ की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। दूसरा, इंडिया में यही पूछा जाता है, तो इंडिया में दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये मानसून है। इतनी बातें आपको क्लियरली समझ आए कि अच्छा ऐसे करके भारत में, मध्य प्रदेश में चीज़ें होती। तो अब मध्य प्रदेश को हम कुछ क्लाइमेट जोन के आधार पर डिवाइड करेंगे। उससे पहले आप ये समझें कि मध्य प्रदेश आखिरकार किस जलवायु में है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में है। किस जलवायु में है, उष्णकटिबंधीय। अब वो उष्णकटिबंधीय कैसे, कि आप मैप ड्रॉ करें और मैप के माध्यम से हम समझें कि कैसे आखिरकार वो है। है ना, मैप ड्रॉ कर लें, फिर इसके बाद समझते हैं। मैप ऐसे ही बना लें आप भी, क्योंकि
हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये मैप हुआ। अब इस मैप में हम लोग जब स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने एक बात कही थी कि यहाँ से एक रेखा गुजरती है, और वह कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये 23.5 डिग्री है। अब इसके इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र, तो इसी कारण से इसे उष्ण कटिबंध बोला जाता है। तो हमारे यहाँ कैसा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो अब याद रखना कि मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ सूर्य का ताप 21 जून को ज़्यादा होता है। इस वजह से जैसे जैसे सूर्य नॉर्थ की तरफ आएगा तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे जैसे साउथ की तरफ मकर रेखा की तरफ जाएगा वैसे तापमान घटेंगे। तो एक पॉइंट आप लिखें कि ग्रीष्म ऋतु में मध्य प्रदेश में क्या होगा भैया? तापमान दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगा। ठीक, वहीं लिखें कि शीतकाल में तापमान उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या होगा? घटेगा। ठीक, तो उत्तर से दक्षिण जैसे आप आते जाओगे वैसे आपको तापमान क्या मिलेगा? बढ़ता। यहाँ आप लिखेंगे तापमान बढ़ेगा। ठीक, शीतकाल में उत्तर से अगर आप दक्षिण की तरफ आओगे तो आपको तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन अब आप कैसे, अब ये लॉजिक आपको नहीं समझ आ रहा होगा। यहाँ मानिए कि इधर से ठंड ऐसे आएगी तो यहाँ जो है तो गर्म होगा, लेकिन यहाँ ठंडा ज़्यादा होगा। जहाँ ठंडा है उसका मतलब वहाँ तापमान कम होगा। तो हमने कहा उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे शीत ऋतु में तो आपको तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर आप ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से जाते हैं उत्तर की तरफ तो आपको क्या मिलेगा? तापमान में उधर भी बढ़ोतरी मिलेगी। मतलब हमने समान बातें कही हैं। ठीक है, अब इसे आप अपने हिसाब से समझ लेंगे कि आपको कैसे याद करना है। तो तापमान के संबंध में आपको ये बातें याद रखनी है कि कैसे ये चीज़ें मध्य प्रदेश में होंगी। ठीक, अब चलिए इसको अगर हम आपको मैप बना के दिखा दें तापमान के आधार पर, अगर मध्य प्रदेश को डिवाइड करें हम। ठीक, तो चलिए एक नया मैप बनाते हैं। तापमान के आधार पर मध्य प्रदेश को अगर हम समझें तो मैप ऐसे बनाते रहेंगे आप लोग भी। ओके, ये हुआ हमारा मैप। अब तापमान के आधार पर अगर हम इसे डिवाइड करें मध्य प्रदेश को, तो कुछ ऐसे आपको मिलेगा। अब देखिए ये अलग अलग आपको चीजें मिलेंगी। ठीक, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ से अब आप ध्यान से समझें कि ये जो क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र। ठीक, ये क्या है? उत्तर का मैदान। अगर ध्यान हो पहली क्लास तो ये उत्तर का मैदान। और ये कौन सा है? विंध्य का क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र। और ये नर्मदा, कौन सा? नर्मदा घाटी क्षेत्र। अब देखिए ये तीन आपको चार चीजें, तो हमने तापमान के आधार पर अब मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। तो तापमान के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है, मध्य प्रदेश को विभाजित किया जाता है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आई कि 4 भागों में हमने विभाजित किया। अब इन 4 भागों में क्या है कि यहाँ आपको समताप मिलेगा।
क्या मिलेगा? समताप। ठीक, इरेज कर देते, समताप या सम जलवायु जिसे कहें हम, कि यहाँ आपको सम मिलेगा। ठीक, तो आप लिखें कि जब सम जलवायु मिलेगी, सम जलवायु, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी, ना तो अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी, तो क्या लिखेंगे हम? ना तो अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी। तो ये बातें आपको समझ आई कि जो मालवा वाले क्षेत्र होंगे वहाँ ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही अधिक ठंडी पड़ेगी। मतलब हम ये कहें कि साधारण गर्मी, साधारण ठंडी। तो इसे अगर आप लिख लें, साधारण शब्द लिख लो आप। ठीक, साधारण साधारण दोनों में लिख लो ताकि आपको याद करने में ये आसानी रहेगी। तो ये साधारण। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आई। अब चलते हैं हम उत्तर के मैदान में। तो उत्तर के मैदान में आप याद करिए फिर से कि जब हम मध्य प्रदेश का विभाजन पढ़ रहे थे भौतिक आधार पर, तो हमने जलवायु पढ़ाया था, जलवायु के बारे में कुछ इंडिकेट वहाँ दिए थे। यहाँ जो जलवायु होगी विषम होगी, विषम जलवायु। विषम जलवायु का मतलब ये है कि यहाँ अधिक ठंडी और अधिक गर्मी। ठीक, अधिक गर्मी मतलब कि यहाँ महाद्वीपीयता आपको मिलेगा देखने को सॉरी, महाद्वीपीयता का प्रभाव दिखता है वहाँ। हमने बताया था कि महाद्वीपीयता क्या कहते हैं। अब विंध्यान वाले क्षेत्र में, जिसे हमने कहा कि विंध्यान सतपुड़ा भी आप लिख सकते हो पूरा, तो इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु, इसमें इसको अगर हम लिखें तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है और शीत ऋतु। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी आपको मिलेगी, यहाँ साधारण गर्मी, और शीत ऋतु में आपको ठंडी बहुत मिलेगी, तो यहाँ अधिक ठंडी मिलेगी। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और बचा अपना नर्मदा घाटी क्षेत्र। नर्मदा घाटी क्षेत्र को अगर समझें आप, ठीक, तो पहले वही दो ऋतु ने, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ आपको अधिक गर्मी देखने को मिलेगी, और ठंडी जो है तो साधारण मिलेगी, साधारण ठंडी। तो ये बातें आपको याद रखनी है इस तरह से। ठीक, अब आपने तापमान के आधार पर तो देखा कि मध्य प्रदेश को इतने भागों में ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया है। तो एक कोट लिखें कि फाहियान जो है, तो मालवा की जो जलवायु है उसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु माना है। मतलब कि कैसी जलवायु बताया है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु माना है इसने। अब इतनी बातें आपको तापमान के आधार पर चीज़ें समझ आ गई कि आखिरकार मध्य प्रदेश को इन आधारों पर और इस क्षेत्र में ये नाम से जानते हैं, और यहाँ ऐसी जलवायु है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और यही जो है तो प्रश्न बन के आता है कि आखिरकार मध्य प्रदेश की जलवायु को किन रूप में, यानी कि जलवायु के आधार पर बताएं। और यही जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की। पहले हम कुछ ऋतुएं समझ लें कि आखिरकार किस तरह की मध्य प्रदेश में ऋतुएं हैं। उससे पहले एक आध विभाजन में हम और को बता दें कि आप तापमान के आधार पर समझे, अगर कृषि के आधार पर पूछ ले। अब यहाँ सिर्फ आपको इतना जानना है, कृषि के आधार पर जो जलवायु का विभाजन किया गया है मध्य प्रदेश में, वो 11 रूपों में किया गया है। तो 11 प्रकार से जलवायु को विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश में कृषि के आधार पर। ठीक, और दूसरा फसल के आधार पर इसे 5 भागों में। अब हमने जो तापमान बताया है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, इसे आप जलवायु भी लिख सकते हैं,
अगर मान लो कहीं क्लाइमेट के आधार पर आ गया तो फिर दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ आप क्लाइमेट भी लिख सकते हैं जलवायु के आधार पर। इतनी बातें आपको जाननी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं हैं, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं हैं। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ऋतुएं, मध्य प्रदेश में मेनली आपको 3 ऋतुएं मिलेंगी, 3 ऋतुएं हैं। अब वो 3 ऋतुएं कौन कौन सी हैं उनके नाम लिखते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु, फिर शीत ऋतु। ये 3 ऋतुएं मिलती हैं आपको। अब इनमें से आपको ये विशेष ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछेंगे कि इन ऋतुओं में होने वाली वर्षा को क्या नाम दिया जाता है, आपको ये याद रखना है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होगी, किसमें, ग्रीष्म ऋतु में, इस वर्षा को बोलते हैं यू नाला। क्या बोलेंगे, यू नाला। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि प्री के हिसाब से है तो यू नाला बोलेंगे। वहीं वर्षा ऋतु में जो वर्षा होगी उसे चौमासा बोलते हैं। क्या, चौमासा। और शीत ऋतु में जो वर्षा होगी इसे सियाला बोलते हैं। क्या, सियाला वर्षा। इतनी चीज़ें तो आपको ये कंप्लीट हुई, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात कि शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, तो नोट लिखें, नोट, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या, मावठ। तो ये शब्द आपसे पूछ लिया जाता है कि मावठ क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो है तो रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्षा मानी जाती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इसी नोट में एक चीज़ और लिख लें कि जो मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला है, ऋतु वेधशाला, यह इंदौर में है। कहाँ है, इंदौर में। ठीक, नेक्स्ट हम और नेक्स्ट देखते हैं, है ना। तो नेक्स्ट समझे कि अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमें समझनी है कि जो मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कैसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो एक बात पहले आप समझें कि मई में एक तो लू चलती है, तो लू कब चलेगी मध्य प्रदेश में, लू तो मई में। ठीक, दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में जो मानसून होगा उसका आगमन कब होगा, तो जो हमने उधर लिखा, तो जून में मानसून का आगमन होगा, इसे वन लाइनर लिख लें। ठीक, दूसरा, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कब आती है, तो यह अक्टूबर में आती है, तो इसे आप जरूर लिख लें, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। ठीक, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। ठीक, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु अक्टूबर में आएगी। ठीक, अक्टूबर में, ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको याद। अब दूसरी बात कि मध्य प्रदेश में एक समताप रेखा है जो मध्य प्रदेश को बांटती है, तो यह समताप रेखा 21 डिग्री सेल्सियस। तो 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर और दक्षिण भागों में ऋतु के अकॉर्डिंग, इस तापमान के अकॉर्डिंग विभाजित करती है। तो लिखें आप, समताप रेखा विभाजित करती है। ठीक, मध्य प्रदेश को विभाजित करती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी बात कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात कहें कि न्यूनतम तापमान कब होता है, तो आप लिखें न्यूनतम तापमान आपको मिलेगा जनवरी में। ठीक, और यही जनवरी में ही मध्य प्रदेश में पाला पड़ता है। तो अगर पूछा कि पाला किस टाइम पड़ता है, तो ये जनवरी में पड़ता है।
इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ताप कब आएगा भैया, तापमान कब होगा, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएं, कब आप बता सकते हैं, है कोई आइडिया? नहीं, मई में। क्यों? क्योंकि हमने कहा लू मई में चल रही है, तो लू जब मई में चल रही तो ताप ही होगी, ये एक बात। दूसरी, मध्य प्रदेश में अगर हम कहें कि वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो वार्षिक वर्षा आपको मिलेगी, वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश में 112 है ना, आपको देखने को मिलेगी। ठीक, 112 सेंटीमीटर आपको वर्षा मध्य प्रदेश में मिलेगी। तो अब बात यह है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा फिर कहाँ होगी, तो सर्वाधिक वर्षा आपको पचमढ़ी में मिलेगी, पचमढ़ी में। ठीक, लगभग 200 सेंटीमीटर मिलेगी। तो फिर जब सबसे अधिक है तो सबसे कम, तो न्यूनतम वर्षा आपको मिलेगी कहाँ, उत्तर में, भिंड में। ठीक, ये कितनी मिलेगी, 55। ठीक, 55 सेंटीमीटर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश में कैसे, किन चीज़ों में कहाँ कैसे है। अब एक नेक्स्ट बात और समझें आप कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा होगा, तो अब इसे लिखें, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान, सर्वाधिक तापमान वाला स्थान। तो भाई अगर हम कहें कि सर्वाधिक जो है तो मध्य प्रदेश में तापमान कहाँ हो रहा है, तो यह है गंज बसौदा। कौन सा है, गंज बसौदा। यह कहाँ है, विदिशा में। ठीक, तो फिर कहा जाए कि न्यूनतम फिर तापमान कहाँ है भैया, तो न्यूनतम तापमान आपको मिलेगा, हमने कहा कि अब न्यूनतम तापमान आपको उत्तर वाले क्षेत्र में मिलेगा, तो न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र। ठीक, तो यह मिलेगा आपको शिवपुरी में। कहाँ मिलेगा, शिवपुरी। तो लिखें आप शिवपुरी क्षेत्र में आपको न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होने चाहिए मध्य प्रदेश में। अब हम एक काम करते हैं कि मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको समझ रहे, और वेजिटेशंस को भी आपको इसी बेस पर समझना है। ठीक, तो चलिए हम एक मैप और बना देते हैं ताकि आप समझें, फिर हम लोग क्लास को बाइंड अप करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके हो चुके। तो मैप बनाते चलेंगे। मैप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब डिस्टर्ब हो गया। ये ऐसे मैप बना लेंगे हम लोग। इस बार बेकार मैप बन गया, थोड़ा कमज़ोर हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं। जिस तरह हम कर रहे हैं वैसे ही आप लोग भी करते चलें। ठीक, 3 क्षेत्र हम डिवाइड करते हैं मध्य प्रदेश का। ये जो क्षेत्र है ये 75 से, मानो आप 75 से 100 सेंटीमीटर। ठीक, 100 सेंटीमीटर के इधर मानो आप 125 जो होता है, यानी कि 100 से 125 सेंटीमीटर, 100 से लेके 125 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र, और इधर मानो 125 से ऊपर वाले क्षेत्र। ठीक, 125 से मानो कि आप 150 मान लो, 150 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र, और जो हमने 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र कहा वो 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र ही है। ठीक, ये 200 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र है, जो कि उससे अधिक भी हो सकता है, तो हम यहाँ लिखते हैं आपको 150 प्लस। ठीक, 150 प्लस सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, जिसे हमने लिखा है पचमढ़ी।
तो ये आपको मैप याद होना चाहिए कि इस तरह करके आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। हाई वर्षा यहाँ भी नहीं होती है, इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इस तरह करके हमें ये चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु से जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आज की क्लास को हम तो यहीं रखते हैं, लेकिन आप क्लासेस को, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपकी क्लासेस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ आप अपनी राय दें, आप अपने क्वेश्चंस पूछें और उनका समाधान आपका किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक।